तो आज बहुत ही शानदार सेशन है। आज का सेशन एग्रीकल्चर पर है, रूट बूस्टर पर है। और उसके उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य जैसे कि जहर मुक्त खेती है, कम लागत में अधिक पैदावारी कैसे हम दिला सकते हैं किसान भाइयों को, और कैसे बंजरता की ओर जा रही जमीन को हम बचा सकते हैं, इस पर बहुत ही शानदार तरीके से आज उद्बोधन होनी है। और आज एक ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में आ रहे हैं जिनको कृषि की बहुत ही शानदार जानकारी है, बहुत बेहतरीन जानकारी वो रखते हैं। और वो महासमुंद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शानदार लीडर भी हैं और बिजनेस कोच भी हैं हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के। तो ऐसे शख्सियत मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। उसके पहले मैं थोड़ी सी सख्त हिदायत दे दूं आप लोग की। ये कमांडो का ट्रेनिंग है दोस्तों, और हम सबको कमांडो बनना है। तो आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए। मैं बहुत लोग को देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन नहीं है अभी तक। तो आप सब वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आप कमांडो हैं और आपको देख के आपकी टीम भी सीखेगा। हमें टीम को सिखाना है दोस्तों, तो किस तरह से अपने को पेश होना चाहिए ये हमें भली भांति समझना है। तो कोशिश करें आप लोग वेल ड्रेसअप होके आए, डायरी पेन लेके आए, और बिल्कुल जो भी आप ये बातें बताई जाती है उस सबको नोट डाउन करने का भी प्रयास करें। आप यहाँ पर अपने लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। आप क्या करके सिखा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यही चाहूंगा कि आपको बड़ी सपने हैं, आपके बड़ी टीम बनानी है, तो बिल्कुल वेल ड्रेसअप होके आए, ताकि आपकी टीम आपको देखे, आपको देख के ही आपका डुप्लीकेट करेगा। तो साथियों, ऐसे ही महान शख्सियत को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आप सबके सम्मान के साथ। एक बेहतरीन लीडर है, बेहतरीन वक्ता है, बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ही शानदार वो जानकारी हमको देते हैं। तो ऐसे ही जानकार व्यक्तियों से सीखकर हम बहुत बड़ी बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश 40 मिनट की जो होती है सेशन, वो बिल्कुल सीखने पर देना चाहिए। बिल्कुल हमारी ध्यान स्क्रीन पर होनी चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है, किस चीजों को बोल रहा है, किस तरीके से पेश कर रहा है, क्योंकि हमें भी वो काम करना है। और वही काम अपने को अपनी टीम को भी सिखानी होती है दोस्तों। तो वेलकम मिस्टर तोशन सर जी, आप आएंगे सर? आज के जो सेशन सर आपके मैं सुपुर्द करता हूँ। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। साथियों, आज हम जो भी काम कर रहे हैं और जो इनकम लेना चाहते हैं, सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हैं। हर व्यक्ति को चाहिए रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति, तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति तो एक मजदूर मजदूरी करके भी कर रहा है, लेकिन हमको बड़ा सपना पूरा करना है। और वो अपना जो भी हमारे सपना है, क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख करोड़ों रुपए का बंगला बना के रह रहे हैं, 50 लाख करोड़ों का कार में चल रहे हैं। तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी, कितनों प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, बैंक बैलेंस बना के रखे हैं। जब वो भी एक इंसान है, वो भी ये दुनिया में आए हैं, खाली हाथ ही आए थे, लेकिन आज जो है अपने बुद्धि से, अपने मेहनत से वो व्यक्ति जो है बड़ा इनकम करके अपना जो सपना है सपना साकार कर रहे हैं। तो साथियों, हम अपनी अपनी परिवार हैं, अपने अपने परिवार की अलग अलग सपना है, उसको हमको भी पूरा करना है। लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए आज जो हमको जो प्लेटफार्म मिला है, वो प्लेटफार्म बहुत ही बेहतरीन प्लेटफार्म है साथियों। यहाँ यदि ईमानदारी पूर्वक, यदि 12 महीना भी ईमानदारी पूर्वक काम कर ले, तो व्यक्ति 1 लाख रुपया मंथ ऐसी पहुंच जाएगा, ईमानदारी पूर्वक काम करे तो आज हम हमारा जो है बर्छा फोरम के बारे में जानकारी देंगे कि आज कितना सरल तरीका से हम समाज के बीच में हम सरल रूप से हम ये बिजनेस को कर सकें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो हमारे भारत देश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसा कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आती है, लेकिन आज जो आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो बिजनेस करने का हमारा जो तरीका है, क्योंकि आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के साथ साथ जुड़ गए हमारे बर्छा फोरम, एक एनजीओ संस्था। तो इसको समझना है, बर्छा फोरम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है साथी। यदि इसको हम समझ गए तो हमारा काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा, और हम जो सपना लेकर के हम आए हुए हैं वो सपना भी हमारे पूरा हो। तो बर्छा फोरम स्वयंसेवी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई संस्था है, और ये इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार अभियान। क्योंकि आज हमारे भारत देश में अधिकतर व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हैं,
अधिकतर व्यक्ति की स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर पड़ रहे हैं। तो इसको कैसे वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं, आज वो बीमारी के आने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वो बरछा फोरम का वो एनजीओ को लेकर के जाएंगे, उसके माध्यम से हम जानकारी दे पाएंगे। दूसरा हमारा है भूमि सुधार अभियान। जो आज हमारी जमीन, जो पहले की जमीन और अब की जमीन में जो अंतर पाए जा रहे हैं, जो जमीन आज बिगड़ा हुआ है, उसको कैसे सुधारा जाए, ये बरछा फोरम के माध्यम से हम जानकारी दे पाएंगे। तो हमारा ये बरछा फोरम का उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार अभियान। अब इसको लेकर के हम आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में हम कार्य कर रहे हैं। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से हमको इनकम आएगा। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो है हमारा जितने भी रोजमर्रा का उपयोगी का जो प्रोडक्ट है हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में है। हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है आशा किरण में, हेल्थ का प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, ये जितनी भी है हमारे आशा किरण से है। पर बरछा फोरम जो है लोगों तक के, एक समाज में एक परिवार तक के ले जाने, वहां तक पहुंचाने का है, और उसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे हमारे भारत देश में जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसको हम स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत मिशन। दूसरा हमारा काम है जहर मुक्त खेती, और तीसरा हमारा उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार देना। ये तीन उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, और उसी को लेकर के हम बरछा फोरम के माध्यम से जा रहे हैं। तो गांव में जाकर के अभी हमारा मिशन 11 चल रहा है। मिशन 11 के तहत कोई जगह 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, जो गांव में जितना जनसंपर्क बनाएगा, जितने लोगों को इनवाइट करेगा, उतना व्यक्ति एक जगह यदि इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो वहां पर हम एक चौपाल के माध्यम से ये बरछा फोरम के बारे में बताएंगे। तो चौपाल लगा करके उसको यही बताने का है साथियों कि पहले हमारा जो खेती होता था रसायन मुक्त था। पहले खेती हम करते थे, रसायन मुक्त खेती करते थे। उस समय गोबर खाद से खेती हुआ करता था। कोई प्रकार के यूरिया, डीपी, इस पर केमिकल जो आज डाल रहे हैं वो पहले नहीं डाले जाते थे। इसका रसायन मुक्त था। और दूसरा जो है हमारा वातावरण इतना स्वच्छ रहते थे, पर्यावरण प्रदूषित नहीं था, क्योंकि उस समय उतना कारखाना नहीं था, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा थे, ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता था, तो पर्यावरण उस समय स्वच्छ था। और उस समय हर व्यक्ति स्वस्थ रहते थे, हर परिवार के हर व्यक्ति स्वस्थ रहता था, क्योंकि गोबर खाद से किया हुआ अनाज जो है खाते थे। इस कारण से वहां पर मिनरल्स, विटामिन, पौष्टिक सब मिल जाता था। तो लोग घर घर, हर परिवार जो है सुखी रहते थे, कोई वहां पर बीमारी नहीं होते थे। लेकिन आज उसकी विपरीत हो चुका है साहब। पहले रसायन मुक्त खेती होता था, आज रसायन वाला खेती हो रहा है, रसायन डाल के खेती कर रहे हैं। पहले पर्यावरण स्वच्छ था, आज पर्यावरण जो है प्रदूषित है। पहले हर परिवार सुखी होते थे, कोई बीमारी नहीं होता था, लेकिन आज घर घर में बीमारी। ये बीमारी का रीजन क्या है, इसी को चौपाल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं। चाहे गांव में आप 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 50 व्यक्ति इकट्ठा करें, और इसी को पूरा ओपन तौर पे हम लोगों को बताना होता है साथियों। बरछा फोरम को लेकर के वहां पर बैनर लगा करके और नाश्ता का प्रबंध यदि कर दें तो किसान बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। 25-30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट के समय में पूरा बरछा फोरम में जितने भी उसका उद्देश्य है सारा चीज को हम बता देते हैं। तो चौपाल के माध्यम से किसान को वो प्रोफाइल को दिखा करके जो उसका पुराना दिन याद कराना पड़ता है साहब। पुराना दिन जो वो नागर बैल से खेती करते थे, उस समय ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करते थे। उस समय नागर बैल लेकर के किसान जो है खेत में सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे, और 6 बजे पहुंच करके वो हल चलाते थे। उस समय जमीन इतनी भुरभुरा था कि वो 1 एकड़ खेती को एक दिन में वो पूरा जोताई करके आ जाता था। बाद में ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से भी हल चलाते थे, लेकिन उस समय भुरभुरा था तो 1 एकड़ जमीन ऐसी जो हल चला के आ जाते थे। दूसरी चीज, हमारे पहले हमारा खाद था, यूरिया, डीपी नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, गांव गांव में किसान लोगों के पास में पूरा जानवर रहते थे, बैल, गैया सब रहते थे। उसका गोबर, उसका मूत्र, उसका पैरा को
साल भर तक के हम लोग कोई गुरुआ रखते थे, हमारे गांव में सबके यहाँ गुरुआ होता था, उसमें जाकर के उस कचड़े गोबर को डालते थे और 1 साल के अंदर में वो गोबर खाद बन जाता था, क्योंकि उस गोबर में 90 कंटेंट्स विटामिन पाए जाते थे और वो गोबर खाद बन जाता था। उस खाद को जब किसान जो है अपने खेतों पे डालते थे तो वो खेत में जब खाद डालते थे साथियों, तो उसी से ही पैदावारी करते थे। वो सब्जी की भी खेती करते थे गोबर खाद, चना गेहूं का खेती करते थे वहां भी गोबर खाद, और धान की खेती करते थे वहां भी गोबर खाद। तो पहले गोबर खाद से पूरा अनाज उत्पादन करते थे। यहाँ तक के किसान हर हर चीज को उत्पादन करते थे, खाने की जितनी भी चीजें हैं वो अपने घर में खुद उत्पादन कर लेते थे। तेल की आवश्यकता होता था, अलसी तेल, अरसी का तेल घर में होता था, राहेल का दाल घर में हो जाते थे, उड़ीद घर में उत्पादन करते थे, फल्ली घर में उत्पादन करते थे। जितने भी साग सब्जी हम खा रहे हैं वो घर में ही उत्पादन करते थे। धान की खेती तो होता ही था, हमारा छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा ही है। तो इस प्रकार से जितनी आवश्यकता का चीज है किसान जो है गोबर खाद डाल करके ये उत्पादन करते थे और उस अनाज को हम लोग खाते थे। सब्जी भी बड़ा टेस्टी होता था साथ, उस समय सब्जी बड़ा टेस्टी होता था, चावल भी टेस्ट रहता था। हम लोग जो है बासी बासी भी खाते थे, उसमें भी बहुत टेस्टी होता था, विटामिन रहता था। तो उस समय हमारा खान पान इतना सुंदर था, बहुत विटामिन हम लोगों को मिलता था और इसी कारण से हम लोग पूर्ण रूप में स्वस्थ रहते थे। पहले जमाने के लोग बीमार नहीं पड़ते थे और सर्दी जुकाम सामान्य रूप से हो जाता था, जड़ी बूटी से भी ठीक हो जाता था। तो इस प्रकार से जिंदगी, हर व्यक्ति की जिंदगी बेहतरीन चल रहा था। मतलब बड़े बीमारी नहीं होता था, हॉस्पिटल में जाते थे नहीं जाते थे लोग, लोगों का पैसा ऐसी बच जाते थे। यहाँ तक के किसान भले का उत्पादन करते थे लेकिन धान घर में रहता था। 1 साल 2 साल 3 3 साल तक के धान को रखते थे किसान लोग और बड़ा खुश, जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रहा था। तो इस प्रकार से जीवन चल ही रहा था। लेकिन हुआ क्या, उस समय सन 65 में बहुत बड़ी अकाल पड़ गई। सन 65 66 67 में 3 साल अकाल पड़ गए साथियों। तो किसानों के पास चावल के लिए तकलीफें होने लगी, धान हुआ नहीं था। इसी कारण से उस समय जो लोग हैं, मेरे दादाजी बताते हैं आज भी कि उस समय का स्थिति इतनी गंभीर थी कि महुआ का रोटी खाते थे वो लोग। धान नहीं हुआ था तो महुआ को रोटी खाया करते थे, बताते हैं मेरे दादाजी। और उस समय का तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। किसान लोगों की हालत को देखते हुए, उसकी दयनीय स्थिति देखते हुए इंदिरा गांधी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की, क्योंकि यूरिया डीपी जो है अमेरिका में वहां के किसान लोग यूरिया डीपी का ही प्रयोग करते थे। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत किए और 1967 में पहली बार यूरिया डीपी हमारे भारत आए। और यूरिया डीपी जब भारत में पहली बार आए तो यहाँ का जो कृषि वैज्ञानिक है भारत का, वो हमारे जो जमीन को देखते, क्योंकि हमारे यहाँ का खेत जो है पूरा गोबर खाद से खेती करते थे, तो इसी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक ने 1 एकड़ में 5 किलो निर्धारित किए थे। 1 एकड़ में 5 किलो यूरिया डीपी डालने के लिए निर्धारित किया। किसान लोगों को उस समय बताया करते थे, तो उस समय किसान लोग भी यूरिया डीपी डालने के लिए घबराते थे क्योंकि गोबर खाद से खेती करते थे। लेकिन शासन प्रशासन का नियम था, इस तरह से 5 किलो जो निर्धारित किया था उसको किसान लोगों ने डालना चालू किया। तो कुछ किसान ने डाले, तो वो यूरिया डीपी डालने से उत्पादन जो है बढ़ा। पिछले वर्ष की बजाय उत्पादन बढ़ने से लोगों को लगा यार यूरिया डीपी डालने से तो उत्पादन बढ़ता है, करके जो उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान लोग धीरे धीरे डोज बढ़ाना चालू कर। तो एक किसान 5 किलो किया तो दूसरा ने 10 किलो डाल दिया। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आज 55-56 साल में साथियों आज कम से कम 5 किलो से 3 क्विंटल यूरिया डीपी डाल दे रहे हैं। आज यूरिया डीपी ग्रोमोर राखड़ वगैरह करके कम से कम 3 क्विंटल तो डाल रहे हैं किसान लोग। अब इसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है, आज हमारा गोबर खाद पूरा एक साइड हो गया। आज कोई किसान जो है गोबर खाद नहीं डालते और आज जो डाल रहे हैं पूरा यूरिया डीपी और ग्रोमोर राखड़ ये सब डालते हैं। इससे क्या है,
बीमारी भी आज खेतों में बढ़ गई है। तो इस केमिकल कीड़ा मारने का इतना ज्यादा कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं, इससे हमारे जमीनें जो हो चुके हैं साथियों, कठोर हो चुका है। पहले जो 25 HP की ट्रैक्टर हल चलाते थे उसका नागर तो गड़ता नहीं, आज 75 HP का जो ट्रैक्टर है वो हल चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जमीन कठोर हो गई। दूसरा जो है, आज पहले हमारे जमीन में केचुआ, घोंगी, केकड़ा, मछली सब पाया जाता था, लेकिन आज जो है किसी किसी किसान के जमीनों में, खेतों में ये जो केचुआ, घोंगी, केकड़ा कुछ भी नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कहीं कहीं हमारी जमीन जो है पहले के बजाय अभी ज्यादा जहरीला हो चुकी है, और जहां जहरीला होगी, मिट्टी जहरीला होगा, वहां पर कोई जीव जंतु नहीं रहेंगे। तो हमारी जमीन कठोर हो गया और हमारी जमीन जो है जहरीला हो चुकी है। और तीसरा जो है, हमारा जमीन बंजर भी हो गया है। आज हम यूरिया और डीपी यदि नहीं डालेंगे तो पैदावारी भी नहीं होगा। यूरिया डीपी नहीं डालेंगे तो पैदावारी भी नहीं होगा साथियों। इससे सब समझ में आता है कि हमारा जमीन बंजर हो चुकी है। अब आज के डेट में हमारी जमीन बंजर हो चुकी है और जहरीला हो चुका है, कठोर हो चुका है। इसका ये जितनी भी रसायन डाल रहे हैं उसका परिणाम है। यदि यही पद्धति से खेती आगे चलता रहे तो आगे जमीन और बंजर होगा और कठोर होगा। आज 5 किलो से 3 क्विंटल यूरिया डीपी में पहुंचे हैं, तो कल 4 क्विंटल भी डालेगा और कल 5 क्विंटल डालना पड़ जाएगा, तब कहीं धान होगा साथियों। अब बताओ आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? आने वाला भविष्य में 25 क्विंटल जब यूरिया डीपी डालेंगे तो उस समय अनाज कैसा रहेगा? खाने योग्य नहीं रहेंगे साथियों। आने वाला पीढ़ी खेती नहीं कर पाएंगे। ये हमारा जमीन की स्थिति, इतनी भयानक स्थिति होने जा रहे हैं। और एक डरावना चित्र ऐसा है, ये तो हमारा जमीन का बिगड़ना, लेकिन सबसे बड़ी डरावना चित्र जो आज रासायनिक खाद और केमिकल डाल करके हम आज अनाज उत्पादन कर रहे हैं, वो अनाज में बिल्कुल ही विटामिन नहीं है। पूरा विटामिन नष्ट हो चुके हैं साथियों। न तो उसमें मिनरल्स है, न विटामिन, न पौष्टिक है। और आज जो अनाज हम खा रहे हैं ना, पेट जरूर भरता है, पेट जरूर भरता है, पर उसमें हमको कोई प्रकार के विटामिन, मिनरल, पौष्टिकता कुछ नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा और केमिकल चीज हम खाएंगे। एक तो हवा, पानी, भोजन, हवा ऐसी प्रदूषित है और भोजन जो कर रहे हैं उसमें भी केमिकल का अंश पाए जा रहे हैं। यही कारण है हमारे लीवर को इंफेक्शन डालते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। लीवर डैमेज हो रहे हैं साथियों, बवासीर की प्रॉब्लम हो रहे हैं, शुगर का प्रॉब्लम हो रहे हैं। लोग जो इतनी कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, बीपी, बवासीर, इतनी बड़ी बड़ी रोगों से ग्रसित हो जा रहे हैं। इसी कारण से साथियों आज परिवार जो अशांत है, हर परिवार में कहीं कहीं रोग हो रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है कि हमारा खान पान। आज जो अनाज मिल रहा है उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है। और ये जब बड़े बड़े बीमारी हो रही है तो इसको छोटे मोटे डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर, गांव के छोटे छोटे डॉक्टर जो है ना, वो इस पर से सलाह दे देते, भैया ये मेरे से इलाज नहीं होगा, इसको बड़ा हॉस्पिटल ले जाओ, बड़े डॉक्टर को दिखाओ। तो लोगों को मानसिकता बन जाता है, बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल। तो हमारा रायपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल, हाँ, यदि कोई मरीज को लेके जाए तो पहले पैसा के लिए सौदा करता है, पहले पैसा एडवांस जमा करवाना पड़ता है। एडवांस जमा करेंगे, फिर आईसीयू में रखेगा, प्रतिदिन का चार्ज वहां पर भी लेते हैं। और 1 सप्ताह वो मरीज जो है वहां पर रहे तो 5 लाख से एवं खर्चा हो जाता है किसान और मजदूर का साथ में। और 5 लाख जो है, मैं देखा गांव में आज कोई 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ की ही जोतनदार है। ज्यादा खेती नहीं, ज्यादा बड़े जोतनदार नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जो 20, 25, 50 एकड़ की होंगे, लेकिन अधिकतर किसान जो है 1 एकड़, कोई 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़। और ये 1, 2, 4 एकड़ के किसान के पास कोई 5 लाख का बैंक बैलेंस नहीं है। इसी कारण किसान और मजदूर के पास चैलेंजिंग भावना आ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पिताजी रहता है या हॉस्पिटल में उसका बेटा रहता है, तो उस किसान के लिए एक चैलेंजिंग भावना पैदा हो जाता है और उसको वहां पर संपत्ति का मोल खत्म हो जाता है, वहां पर तन को बचाना जरूरी हो जाता है। अब लोग कहते, अब मेरे यहाँ भी हुआ है, वहां पर चैलेंजिंग भावना हो जाता है साथियों। यदि जमीन भले बिक जाए पर तन के जैसे भी करके बचना चाहिए, और लोग जमीन बेच बेच करके इलाज करा रहे हैं। और कई जगह ऐसा भी हुआ है, कई घर में, कि वो जमीन भी बिक गया और संपत्ति भी चली गई, और वो जो
शरीर भी चला गया। भाई को, मजदूर को, एक व्यापारी को, एक कर्मचारी को, हम लोगों को ये जागरूकता फैलाना है कि आज जो खेती कर रहे हैं वो खेती इस प्रकार से यदि करते रहेंगे तो भविष्य तकलीफ में आ जाएगा। इसके चलते आज जैविक खेती करें। हर किसान को हमको यही प्रेरित करना है कि आप जैविक खाद खुद घर में बनावें और जैविक पद्धति से खेती करें। गोबर खाद बना करके आप खेती करेंगे तो उससे जो खेती का उसमें विटामिन मिनरल सब मिलेगा और गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। ये बात हमको बताना रहता है वर्कशॉप फोरम के माध्यम से। इससे कई किसान जो है, अभी भी कुछ किसान ऐसा है जो वहां पर घर में खाद बनाते हैं और खेती करते हैं जैविक पद्धति से, लेकिन कई किसानों के पास इतना समस्या आ गया है, घर में गैया नहीं है, गोबर नहीं हो रहे हैं, गोबर खाद नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे किसान लोगों के लिए हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से रूट बूस्टर और रूट एज गोल्ड ऐसा दो प्रोडक्ट है हमारे पास। वो इतना शानदार प्रोडक्ट है जो एक ट्राली गोबर खाद जो डालते हैं 1 एकड़ खेत में, वही जो हमारा रूट बूस्टर है पूरा वो गोबर खाद का काम करते हैं। क्योंकि गोबर खाद जो है, गोबर जो क्या है, एक ह्यूमिक एसिड है और हमारे पास रूट बूस्टर भी वो भी ह्यूमिक एसिड है। 70% ह्यूमिक एसिड है, टॉमिक एसिड है 15%, एटोनिक है 5% और सिल्का यहाँ पर है 10%। तो आप गोबर खाद में तो मात्र ह्यूमिक एसिड है, यहाँ पर 4 प्रकार के और यहाँ पर घटक द्रव्य मिला हुआ है साथियों, उनसे भी बेहतर रिजल्ट हमारा रूट बूस्टर का आ रहे हैं। तो रूट बूस्टर को निश्चित रूप से वो अपना टाइम टेबल में यदि डालेंगे, क्योंकि रूट बूस्टर 2 बार प्रयोग करना रहता है। फर्स्ट बार यूरिया डीपी जब डालते हैं तो 500 ग्राम का रूट बूस्टर डालेंगे और दूसरा रूट बूस्टर हम डालेंगे वहां पर 25 दिन के बाद में। इस प्रकार से 2 रूट बूस्टर और 2 रूट एज गोल्ड, 2 रूट एज गोल्ड जो है 2 बार डालेंगे। लास्ट में हम गर्भाधान के समय 1 रूट एज गोल्ड का प्रयोग करेंगे, उसके 25-30 दिन पहले रूट एज गोल्ड का और प्रयोग करेंगे। तो 1 एकड़ में 2 रूट बूस्टर और 2 रूट एज गोल्ड, इस प्रकार से 4 करके 4 प्रोडक्ट लगेंगे और 600 रुपया में 2400 रुपया उसका रेट पड़ेगा साथ। 2400 1 एकड़ में किसान भाई को 2400 रुपया की लागत आएगा फर्स्ट बार में, और उसका पंजीकृत भी हो जाएगा। पंजीकृत हो जाने से उसको हमेशा डिस्काउंट में मिलेगा। 1 रूट बूस्टर के पीछे 200 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, 1 रूट एज गोल्ड के पीछे 200 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से 2 रूट बूस्टर और 2 रूट एज गोल्ड में 800 रुपए डिस्काउंट होगा, 1600 रुपया पड़ेगा। 1 एकड़ के पीछे में पंजीकृत कराने के बाद में 1600 रुपया पड़ेगा और 1600 रुपये एक ज्यादा रकम नहीं है साथियों। 1 एकड़ खेती के पीछे में 1600। आज किसान जो है 5000 6000 का इतना केमिकल को डाल दे रहे हैं ना, इतना बीमारी के लिए वो छिड़काव कर रहे हैं, 5000 से ज्यादा लागत आ जा रहा है और 1600 रुपये में उसका खेत एक जैविक खेती, बेहतरीन खेती हो जाएगा, ऑर्गेनिक खेती हो जाएगा 1600 रुपये में। क्योंकि आज गोबर खाद भी डालेंगे तो कम से कम 1500-1600 रुपया का गोबर खाद ही आता है और उसका ट्रैक्टर वाले को अलग देना पड़ता है और लेबर का अलग देना पड़ेगा। इस प्रकार से 2500 से 3000 रुपया लगता है। हम गोबर खाद डालाते हैं 2500 से 3000 खर्च आता है, जबकि हमारा फर्स्ट बार यदि 1 एकड़ के लिए खरीदी करे तो 2400 रुपया यहाँ पर भी लागत आएगा, पर हमेशा के लिए पंजीकृत हो जाएगा तो 1600 रुपया में हमेशा उसका 1600 रुपया पड़ेगा। बहुत कम लागत, 1600 रुपया में एक कम लागत है साथियों। तो कम लागत लगा के हम बेहतरीन खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रूट बूस्टर रूट एज गोल्ड डालने से हमारा जमीन जो है बुरबुरा होगा, जमीन जो मिट्टी जो है बुरबुरा होगा और यहाँ तक कि जमीन कठोर है वो भी मुलायम पड़ेगा। इसके अलावा उत्पादन में भी वृद्धि होगी, पानी को रोक के भी रखते हैं, यहाँ का हमारा पीएच को संतुलित करेगा, जमीन का पीएच को भी संतुलित करेंगे। इस प्रकार से मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति पावरफुल हो जाता है और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाता है। और इसको डाल देने रूट बूस्टर रूट एज गोल्ड डालने से बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाता है, मौसम संबंधी बीमारी भी नहीं लगते साथियों। तो इस प्रकार से किसान भाई का यूरिया डीपी डालने से 30% यूरिया डीपी भी कम हो जाएगा और बीमारी कम लगेगा, तो बीमारी का जो बीमारी के लिए जो छिड़काव करता है उसको भी कम करेगा। तो इस प्रकार से उसका पैसा भी बचत होगा और 1600 रुपए में ऑर्गेनिक खेती होगा। वो ऑर्गेनिक खेती को करने से वो जो अनाज मिलेगा, चाहे सब्जी का हो, चाहे गेहूं चना का हो, चाहे आपका धान का हो, यहाँ से जो भी अनाज मिलेगा जैविक खेती से उसमें पौष्टिकता रहेगा, विटामिन रहेगा,
सब चीज मिलेगा साथियों, और हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, बड़े बड़े गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं, हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, हमारा जिंदगी बेहतरीन चलेगा, हर परिवार अपने अपनी बेहतरीन जिंदगी जिएंगे। ये हमारा बर्छा करके इस उद्देश्य इसको लेकर के चलेंगे तो वो तो हर किसान का जो है सपना पूरा होगा और अपना भी सपना पूरा होगा साथियों। इससे क्या है, जहर मुक्त खेती, भारत देश पूरा जहर मुक्त खेती होगा, भारत देश के हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और भारत देश के हर व्यक्ति बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। यही उद्देश्य, यही मिशन को लेकर के हम बर्छा फोरम को लेकर के जा रहे हैं और 11 मिशन 11 के अंतर्गत इसी चीज को लेकर के लोगों को जानकारी देने का। यदि हमको बड़ा बेनिफिट उठाना है, बड़ा इनकम करना है, हमारा जो सपना है वो सपना को साकार करना है, तो बर्छा फोरम को लेकर के प्रतिदिन चाहो तो आप एक दिन में 4 चौपाल लगा सकते हो, 4 गांव में अलग अलग जगह चौपाल लगा सकते हो, एक एक ज्यादा नहीं, एक एक चौपाल 1-1 घंटा का होता है। आप जो है साथियों अलग अलग गांव में 4 जगह चौपाल लगाएंगे ना, 40 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति प्रतिदिन कांटेक्ट होगा। लेकिन मैं आज देखता हूं कई लोग जो इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड और हमारा बर्छा फोरम जो गांव में जा जाके इतने लोगों को बता रहे हैं, उसके बावजूद मैं कई कंपनियों वाले को देखता हूं साथियों, इस प्रकार से एनजीओ तो है नहीं उनका, उन लोगों को एक जगह लोगों को इकट्ठा करके बताने में तकलीफ होता है। वो लोग कई कंपनी वाले 1-to-1 करके वहां पर लाखों रुपए बना रहे हैं, और हमारे पास इतनी बड़ी हथियार है बर्छा फोरम, जिसके माध्यम से हम गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बेहतरीन हम बातचीत कर सकते हैं साथियों। तो आज जो है अपना निरंतर आप काम को करिए, निरंतर बर्छा फोरम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देवे साथियों। नहीं तो कभी भी आप जो नहीं, कई लोगों को देखा हूं मूड का बहाना करते हैं, कई लोग देखे आज काम में क्यों नहीं गए कह के पूछने से सर आज मेरा मूड नहीं हुआ, थोड़ा सा धूप ज्यादा हो गया था तो इस तरह जाने। तो मूड जो है साथियों, मूड का बहाना मत कीजिए, मूड नहीं है तो मूड बनाना पड़ता है, क्योंकि आज देखो मूड कभी कभी ये मूड जो होता है ना काम की शुरुआत में बाधक बन जाता है। मान के चलो कोई व्यक्ति ट्रेन में सब यात्री बैठ गया है और इंजन ड्राइवर बोले कि मेरा यार ट्रेन चलाने का मूड नहीं है, अब कैसा रहेगा। एक गर्भवती महिला है, अब उसका ऑपरेशन करने का है, ऑपरेशन थिएटर में ले गया है उसको, अब डॉक्टर बोले मेरा ऑपरेशन करने का मूड नहीं है, कैसा रहेगा। किसी के घर शादी हो रहा है, फेरा पढ़ना है, मंत्र पढ़ने की जरूरत है, पंडित जी बोल रहा है मेरा मंत्र पढ़ने का मूड नहीं है। तो साथियों ये मूड जो है ना काम की शुरुआत में बहुत ही बड़ी बाधक है। इसी कारण का मूड का मतलब है, मूड का मतलब क्या है, अनुशासनहीनता। मूड का मतलब है कार्य न करने का बहाना। ये आलसियों का काम है साथियों, आलसी लोग जो है ज्यादा करके मूड की बहाना करते हैं, और यहां पर हम जितना बैठे हैं आलसी नहीं है, हम लोग कर्मठ हैं, जुझारू हैं। ये मूड नहीं है तो मूड को बनाना पड़ता है साथियों। आमतौर पर बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में मूड का उसी प्रकार मूड का महत्व नहीं होता है जैसे आपातकालीन स्थिति में। आपातकाल समझते हैं, मान के चल कभी पागल कुत्ता या पागल सांड पीछे पड़ जाए तो भागने का मूड हो या ना हो, भागना पड़ता है। इस मूड जो है ना साथियों, मूड नहीं तो मूड को बनाना पड़ता है। आज देखो ये जितनी हमारा सृष्टि जो है ना ये सब कर्म प्रधान है, निरंतर काम कर रहे हैं। ये पृथ्वी अपना रोज काम कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं रुकती। सूर्य अपना रोज काम कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं रुकते हैं। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र जल वायु सब अपना काम करते हैं। यदि एक दिन वायु भी एक दिन अपना काम रोक देना तो पूरा विश्व को नाश हो जाएगा, लेकिन लोग अपना काम कभी नहीं रोकते, निरंतर चल रहे हैं, सभी कर्म प्रधान है। यहां तक कि देखो हमारा ये शरीर, ये नाड़ी तंत्र, ये नाड़ी तंत्र ऐसा है हम सोए भी रहते तो भी चलता है। पाचन तंत्र हम सोए रहते तो भी अपना काम कर रहे हैं। नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब अपना काम कर रहे हैं, प्रतिदिन काम कर रहे हैं।
एक तंत्र भी यदि रुक गया तो क्या होगा समझ लो। तो साथियों, आज जो है पूरा सृष्टि कर्म प्रधान है। हमारा शरीर में हर अंग तंत्र काम कर रहा है, प्रतिदिन मिनट सेकंड में काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो हम क्यों रुक रहे हैं? हमको भी निरंतर काम करना पड़ेगा, हमको कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्मवान बनना पड़ेगा, कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा, तभी हम विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जितना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, हम विजेता बनना चाहते हैं, तो कर्मठ बनना पड़ेगा साथियों, कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मिशन जहर मुक्त खेती पूरे भारत देश को बनाना है। स्वस्थ भारत मिशन के पूरे भारत देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। स्वरोजगार भारत के अंतर्गत हर बेरोजगार को रोजगार देना है। इस उद्देश्य को लेकर के हम निकले हुए हैं और इसको बर्छा फोरम के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचेंगे साथियों। यही हमारा उद्देश्य है और हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। और इस मिशन के साथ चलेंगे तो हमारा जो भी सपना है वो हर सपना साकार होगा, हर सपना पूरा होगा। हमारा बंगला का सपना, कार का सपना, प्रॉपर्टी का सपना, बैंक बैलेंस का सपना, माता पिता को तीर्थ यात्रा का सपना, ये सारा सपना पूरा होगा। और उस सपना को लेकर के हमको जो भी है बर्छापुरम का उद्देश्य, उस उद्देश्य को अपना मान के चलेंगे, निश्चित रूप से हम सफलता हासिल करेंगे साथियों। मैं आगे आने वाला समय में और नई बात को लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं गणेश जी को इनवाइट करता। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया आज वर्षा फोरम के उद्देश्यों को लेकर। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन भी किया और यही हर व्यक्ति को करना है दोस्तों। बहुत ही शानदार बात कही सर ने, क्योंकि ये जो मिशन है वो हम अगर अपना मिशन बना लें तो हमारे सपने बहुत इजी तरीके से हम पूरे कर सकते हैं। सिर्फ मिशन मानना है और मिशन पर अपने आप को झोंक देना है। कभी भी मूड का बहाना न करें, क्योंकि कर्म करेंगे तभी आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगी। बिना कर्म के नहीं आ सकता। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आज यहां नहीं करेंगे तो कहीं और करेंगे, क्योंकि पैसे की आवश्यकता जीवन में हर एक व्यक्ति को पड़नी है दोस्तों, हर एक व्यक्ति को पड़नी है। लेकिन जिस तरीके से जिस कहना चाहिए कि सिस्टम के साथ यहाँ पे पैसे आते हैं, बड़ा बड़ा पैसे आते हैं यहाँ पे। आप बाहर कहीं पे करते हैं तो उतनी बड़ी मात्रा में आप पैसे नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े पैसे आप बना सकते हैं। सिस्टम को आप भली भांति समझ भी रहे हैं, लेकिन जब तक हम इस सिस्टम को एंजॉय नहीं करेंगे, इस सिस्टम के साथ लग के काम नहीं करेंगे, तब तक बड़े पैसे नहीं आ सकते। अब इसके लिए जरूरी है इस मिशन को अपना बोलना है, कंपनी को अपना बोलना है। और ये मेरा अपना खुद का मिशन है। डेली फील्ड पे निकलता हूं, डेली अपने लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो आराम से हमारा काम चलता है दोस्तों। क्योंकि आज जिस परिस्थिति जन जो हमारी समस्याएं हैं किसान भाइयों को, उसको सर ने रखा है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखे हैं। हमें सिर्फ दो ही चीजें बतानी दोस्तों की एक ऑर्गेनिक पद्धति क्या होती है, प्राकृतिक खेती क्या होती है और रासायनिक खेती क्या होती है। दोनों के अंतर को बताना है, दोनों के महत्व को बताना है, दोनों के दुष्परिणाम क्या है वो सबको बताना है। वो ऑटोमेटिक किसान भाइयों को समझ में आता है, क्योंकि वो खेती को कर चुका होता है। प्राकृतिक खेती वो कर चुका है, उसके फायदे वो ले चुके हैं, वो जानते हैं। आज रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम उसको क्या मिल रहा है वो सब उनको पता है। हमें सिर्फ अपनी बातों को खोलने की आवश्यकता होती है। सब रिलेट होते हैं हमारे बातों से, कोई व्यक्ति मना नहीं करता। और कितनी इजी है इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाना लोगों के बीच में, बहुत इजी है। बल्कि मुझे तो आनंद आता है। मैं अपनी टीम में हमेशा कहता हूं सर, मैं तो 5-5 मीटिंग कर सकता हूं एक दिन में, पर मुझे बुलाओ तो सही, मुझे बुलाओ तो सही, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में रात रात भर फील्ड किए हैं दोस्तों। जीवन को बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट हमें मिला है ना, इसके माध्यम से बहुत ही आसान बना सकते हैं अपने जीवन को, बहुत आसान बना सकते हैं। बस इस सिस्टम को सीखना है और सिस्टम के हिसाब से चलना है दोस्तों। हम सिस्टम को समझ गए हैं, लेकिन वो करना नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं सिस्टम के हिसाब से। मैं बार बार कहता हूं, इस बिजनेस को समझना मुश्किल है, करना बहुत आसान है। और हम सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से, इसी कारण से हमारे जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है।